यू नो लता मंगेशकर और आशा भोसले को अगर किसी ने रिप्लेस किया था प्लेबैक की सीन में तो वो थी अलका याग्निक जी। 1985 से लेकर के 2005 तक जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने आए, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंपोज किया, चाहे बप्पी लहरी हो, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चाहे आनंद मिलिंद हो, चाहे अनु मलिक हो, चाहे जतिन ललित हो, चाहे नदीम श्रवण हो, इन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस थी अलका याग्निक जी। इन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अलका याग्निक जी को ही बैक किया इस पूरे समय के दौरान। और कहीं ना कहीं अलका याग्निक जी की जो आंधी चली थी उसमें बहुत सी सिंगर्स अंडररेटेड रह गई। अलका याग्निक की राइवल बनी कविता कृष्णमूर्ति। और ऑलमोस्ट सारे ब्लॉकबस्टर गाने 1985 से लेकर के 2005 तक के जो थे वो अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जी के बीच में ही थे। ऑल्दो अलका याग्निक ने तो कंप्लीटली डोमिनेट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 70% ऑफ द ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स 1985 से लेकर के 2005 तक के अलका याग्निक जी की वॉइस में ही थे। लेकिन अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की जो ड्यूओपली थी, इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक सिंगर बहुत अंडररेटेड रह गई। और उन सिंगर का नाम है अलीशा चिनॉय। अलीशा चिनॉय का जो मेन ब्रेक हुआ था जिस गाने के साथ, वो गाना था फ्रॉम द फिल्म मिस्टर इंडिया। गाने का नाम था कांटे नहीं कटते, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और वो गाना एक जनरेशनल गाना है, फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, गाना ब्लॉकबस्टर हुआ। लेकिन उसके बाद भी अलीशा चिनॉय किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर की टॉप प्रेफरेंस नहीं बनी। अलीशा चिनॉय को जो मेन गाने मिले वो अनु मलिक ने ही दिए। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक गाना कांटे नहीं कटते के बाद किसी भी गाने में अलीशा चिनॉय को कंसिडर नहीं किया। जतिन ललित हो, चाहे नदीम श्रवण हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, आनंद मिलिंद काइंड ऑफ डायरेक्टर्स, जो सच में अलीशा चिनॉय को बैक करना चाहता था। सारे गाने सिर्फ अलका याग्निक ही गा रही थी। अलका याग्निक से जो गाने छूट रहे थे समय की वजह से या किसी और रीजन से, वो कविता कृष्णमूर्ति तक जाते थे। टी सीरीज के राइज के साथ टी सीरीज वालों ने अनुराधा पौडवाल को बैक करने की कोशिश की, साधना सरगम को बैक करने की कोशिश की। लेकिन अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने कंप्लीटली डोमिनेट किया प्लेबैक इंडस्ट्री के सीन को उस दौरान। और अलीशा चिनॉय कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह गई। जो मेरे फेवरेट अलीशा चिनॉय के गाने हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट है। मैं जिस उन गाने का नाम आपको बताना चाहता हूँ, और ये सारे गाने आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे। जो उनका एल्बम आया था मेड इन इंडिया 1995 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका मेन सॉन्ग मेड इन इंडिया, चाहे कांटे नहीं कटते, तेरे इश्क में नाचेंगे फ्रॉम द फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कजरारे कजरारे, जनरेशनल सॉन्ग, ग्रेटेस्ट आइटम सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। एंड आई थिंक अगले 100 साल में शायद ही कोई गाना ऐसा बनेगा जो कजरारे कजरारे आइटम नंबर से बेहतर होगा। कजरारे कजरारे जो अलीशा चौहान ने गाया था, thankfully she won the film award for that song. Then इश्क दी गली विच नो एंट्री, टाइटल ट्रैक नो एंट्री का। Then आज की रात, इट्स माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म डॉन, आज की रात होना है क्या, इट्स रॉकिंग, टच मी धूम टू से, टिकट टू हॉलीवुड, तेरा होने लगा हूं सॉन्ग जो प्रीतम ने अलीशा चेनॉय को दिया था। और 2010 के बाद, तेरा होने लगा हूं सॉन्ग के बाद, अलीशा चेनॉय ने सिर्फ और सिर्फ 4 गाने ही गाए हैं। और वो 4 गाने सिर्फ 4 फिल्म से हैं। एक प्रिंस का गाना है, एक क्रिश 3 का गाना है, एक कोई डैडी फिल्म का गाना है। एंड 2017 में डैडी आई थी, और डैडी फिल्म के बाद से लेके आज तक अलीशा चेनॉय ने कोई भी गाना नहीं गाया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और कहीं ना कहीं ये दुखद है, कहीं ना कहीं ये दुखद है। बट लुक, हियर्स द थिंग, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि प्लेबैक के सीन को 2 लोगों से ज्यादा लोग डोमिनेट करें। चाहे मेल प्लेबैक का सीन हो, चाहे फीमेल प्लेबैक का सीन हो, प्लेबैक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हमेशा 2 सिंगर ही ऐसे होंगे मेल, या 2 सिंगर ही ऐसी होंगी फीमेल, जो कि पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर जाएंगे। और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं एक जनरेशनल वॉइस आएगी, कहीं ना कहीं एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर आएगा और वो एक सर्टन वॉइस को पुश करेगा। और जैसे ही उस वॉइस को वो जनरेशनल बीट्स मिलेंगे, वो जनरेशनल लिरिक्स मिलेंगे, वो वॉइस को धीरे 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 हिंदुस्तान पसंद करेगा। और पूरा हिंदुस्तान उस वॉइस को बार 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 ही सुनना चाहेगा। आज के डे एंड एज में अगर कोई भी पाथ ब्रेकिंग गाना बनता है, कोई भी बेहतरीन गाना बनता है, चाहे वो विशाल शेखर बनाए, चाहे शंकर एहसान लॉय बनाए, चाहे जावेद मोहसिन बनाए, चाहे जसलीन रॉयल बनाए, कोई भी, चाहे कोई एक गाना बनाने वाला म्यूजिक डायरेक्टर बनाए, चाहे कोई पूरा एल्बम क्रिएट करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर बनाए, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट है, इट्स द नीड ऑफ द आर, कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह के पास ही जाएंगे और उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रीतम इज अ विजनरी। प्रीतम वॉज द गाय जिनको डिसाइड करना था कि कौन होगा जो प्लेबैक के सीन को डोमिनेट करेगा। उन्होंने पहले केके को सेटअप किया, फिर उन्होंने नीरज श्रीधर को सेटअप किया, एंड देन प्रीतम डिड इट फॉर अरिजीत सिंह। प्रीतम को डिसाइड करना था, प्रीतम ने अरिजीत सिंह पे पैसे लगाए। अरिजीत सिंह की वॉइस पूरे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा पसंद आई। और आज के डे एंड एज में हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि कोई ब्लॉकबस्टर धुन अगर बजे तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह का गाना हो। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में सबकॉन्शियसली आ चुका है, लोग सिर्फ अरिजीत का गाना ही सुनना चाहते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकबस्टर सॉन्ग फ्रॉम ब्लॉकबस्टर फिल्म्स या एंटिसिपेटेड फिल्म्स में जो गाने होते हैं, उनके जो फेवरेट एक्टर्स हैं, उनकी वॉइस लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अरिजीत सिंह की हो। और इस वजह से कहीं ना कहीं जुबिन नौटियाल को, कहीं ना कहीं आप देखोगे यासिर देसाई को या दर्शन रावल जैसे सिंगर्स को एक बैकस्टेप लेना ही पड़ा है। उनके पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके क्यों पीछे जाएं। बनी दयाल ने बहुत अच्छा गाया था बदतमीज दिल बदतमीज दिल। लेकिन आज की डे एंड एज में अगर बदतमीज दिल कंपोज होता, प्रीतम ने कंपोज किया होता, प्रीतम बेनी दयाल को देना चाहे तो भी वो नहीं दे सकते, बिकॉज दैट सॉन्ग वाज द हेडलाइनिंग सॉन्ग ऑफ अ ब्लॉकबस्टर फिल्म।
और आज की डे एंड एज में ये रिक्वायरमेंट ही होने वाली है कि प्रीतम को वो गाना अरिजीत को ही देना पड़े। अब नाउ बदतमीज दिल चाहे अरिजीत गाए चाहे बनी दयाल गाए, वो गाना उतना ही मैजिकल रहता है, लेकिन नीड ऑफ द आवर यही बनती कि वो गाना अरिजीत सिंह को दें। 2023 में बदतमीज दिल कंपोज होता, वो सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह के पास ही जाता। 2023 में अगर प्रीतम ने तू ही मेरी शब कंपोज किया होता, वो सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह के पास ही जाता। और ये चीज 1980s में, 1990s में, 2000s में भी हुई। जितने भी ब्लॉकबस्टर एल्बम्स क्रिएट किए नदीम श्रवण ने या अनु मलिक ने, जतिन ललित ने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो अलका याग्निक के पास जाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अलका याग्निक की वॉइस ही हिंदुस्तान सुनना चाहता था। इतना प्रेशर था कैसेट कंपनी के ऊपर कि वो लोग अलका याग्निक का नाम बिलिंग में ऊपर रखते ही रखते थे। इवन मेल सिंगर से ऊपर अलका याग्निक का नाम होता था। और अलका याग्निक की आवाज के बिना मिड 1985 से लेकर के 2005 तक का शायद ही कोई एल्बम क्रिएट हुआ हो, शायद ही कोई ऐसी फिल्म आई हो मेन स्ट्रीम में मिड 1985 से लेकर के मिड 2005 तक जहां पे अलका याग्निक की वॉइस ना हो। और ये म्यूजिक डायरेक्टर चाहे ना चाहे, वो फिल्म की रिक्वायरमेंट हो ना हो, वो फिल्म का सिचुएशन हो ना हो, पूरा हिंदुस्तान अलका याग्निक की आवाज से प्यार में था। और कोई चारा नहीं बचता म्यूजिक डायरेक्टर के पास, फिल्म के डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास, हीरो हीरोइन के पास, सिवाय इसके कि वो अलका याग्निक को मुंह मांगी कीमत दें और उनको लेकर के आए। और इस रीजन से अलका याग्निक ने कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया म्यूजिक सीन को, और अलीशा चिनॉय कहीं ना कहीं ऑब्लिवियन में चली गई। कांटे नहीं कटते जैसे ब्लॉकबस्टर गाने को गाने के बाद भी अलका याग्निक को 8 साल तक एक भी मेन सॉन्ग ऐसा नहीं मिला जो उनके करियर का हाईलाइट हो सकता है। उन्होंने गाने तो बहुत सी फिल्मों में गाए, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी काइंड ऑफ फिल्म जो अच्छी खासी चली थी, ये दिल लगी काइंड ऑफ फिल्म जो अच्छी खासी चली थी, तेरे इश्क में नाचेंगे एक गाना उनको मिला था, बट देन अगेन तेरे इश्क में नाचेंगे गाना वो उनको इसलिए मिला था क्योंकि उस एल्बम का हर उस लोग राजा हिंदुस्तानी का एल्बम ब्लॉकबस्टर था, हर गाना ब्लॉकबस्टर है इनफैक्ट आज तक। और सिर्फ एक गाना ऐसा बचता था पार्टी सॉन्ग, जहां पे मे भी नदीम श्रवण ने इस चीज को देखा होगा कि यार अलका याग्निक की आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक गाना किसी और की आवाज में लेते हैं, और उन लोगों ने अलीशा चिनॉय को गाना दिया। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली थिंग। अलका याग्निक ने सारे एल्बम्स के 4-4 गाने गाए हैं 1990s में, 2000s में। और जो गाने उन्होंने नहीं गाए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं गाए हैं क्योंकि जस्ट एक वेरिएशन के लिए किसी और सिंगर के पास जाना था। और तब म्यूजिक डायरेक्टर्स कविता कृष्णमूर्ति के पास जाते थे, साधना सरगम के पास जाते थे, एंड मे भी कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखता था तो वो अलीशा चिनॉय के पास जाता था, और वो सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ और सिर्फ अनु मलिक का ही था और किसी का नहीं था। लेकिन 1995 में मेड इन इंडिया का जो मेन गाना आया था, मेड इन इंडिया जो टाइटल ट्रैक था, उस टाइम पे अलीशा चिनॉय ने एक्यूज भी किया था अनु मलिक को कि उन्होंने उनको मॉलेस्ट किया एंड ऑल दैट, और उन दोनों के बीच में 5-7 साल तक प्रॉब्लम्स रही थी। फिर इश्क विश्क 2003 की फिल्म में दोनों का रिकंसिलिएशन हो गया था, दोनों ने आगे गाने गए थे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडस्ट्री एक सर्टन वॉइस को ही पुश करेगी, जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स एक या दो वॉइसेस को ही मैक्स टू मैक्स पुश करेंगे, और जैसे ही वो वॉइस लोगों के दिलों तक पहुंचेगी, जैसे ही वो वॉइस वॉइस ऑफ द कंट्री बन जाएगी, वॉइस ऑफ द डेकेड बन जाएगी, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स आएंगे उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि उन लोग उसी वॉइस को कंसिडर करें, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। और कहीं ना कहीं अलीशा चिनॉय को इस चीज के लिए धक्का लगा ही लगा, और अलीशा चिनॉय की आवाज उतनी आगे नहीं आ पाई, एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द डे किशोर कुमार ने जो गाने गाए, मोहम्मद रफी ने जो गाने गाए, मुकेश जी ने जो गाने गाए, लता मंगेशकर ने जो गाने गाए, आशा भोसले ने जो गाने गाए, अरिजीत सिंह जो गाने गा रहे हैं, सोनू निगम जो गाने गा रहे हैं, उदित नारायण ने जो गाने गाए, वो सारे गाने उन प्लेबैक सिंगर्स ने खुद के लिए कंपोज नहीं किए थे। जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने वो गाने कंपोज किए थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स चाहते थे कि इन सिंगर्स को आगे लाया जाए, और तभी ये सिंगर्स आगे आ पाए हैं, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस एक म्यूजिक डायरेक्टर इस चीज को डिसाइड करे कि मैं इस सिंगर को पुश करना चाहता हूं। वो सिंगर कितना भी ग्रेट हो, उस सिंगर को कितनी भी मेहनत वो कर ले, कितना भी स्ट्रगल कर ले, कितने भी उसको पैसे की जरूरत हो, फेम की जरूरत हो, वो डिजर्विंग हो ना हो, अगर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं चाहेंगे बॉलीवुड के आपको आगे लाना, आप आगे आ ही नहीं सकते, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये हर बार होगा, ये हर बार होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंगर एक मेल प्लेबैक की कैटेगरी में या फीमेल प्लेबैक की कैटेगरी में पीछे रह जाएगा। और इसका एक एग्जांपल शिल्पा राव भी है। शिल्पा राव भी है। शिल्पा राव ने जिस वे में घुंघरू गाया, या शिल्पा राव ने जिस वे में खुदा जाने गाया था, या शिल्पा राव ने वो अजनबी गाना गाया फ्रॉम द फिल्म द ट्रेन, वो सारे गाने बहुत मैजिकल हैं, वो सारे गाने शिल्पा राव की आवाज में अच्छे लगते हैं। और कहीं ना कहीं आप एक आर्गुमेंट कर सकते हो कि सुनिधि चौहान ने जो सर्टेन रॉक यूनिवर्स के गाने में पूरी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली, अगर वो गाने शिल्पा राव भी गानी तो वो गाने खराब नहीं होते। बट द नीड ऑफ द आवर वो सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान की आवाज से उस सर्टेन यूनिवर्स के गानों में इंडिया प्यार में था। और सारे म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे प्रीतम हो, चाहे विशाल शेखर हो, चाहे शंकर एहसान लॉय हो, चाहे हिमेश रेशमिया हो, उनका कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि एक सर्टेन यूनिवर्स के पार्टी ट्रैक्स में, सर्टेन यूनिवर्स के आइटम नंबर्स में, शीला की जवानी काइंड ऑफ या बीडी जलले काइंड ऑफ ट्रैक्स में सिर्फ और सिर्फ सुनिधि चौहान को ही पुश किया जाए। वो गाने शिल्पा राव की आवाज में भी खराब नहीं होते, बट शिल्पा राव कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह गई, और इसका कोई डिनायल नहीं है। और सेम चीज हुआ था अलीशा चिनॉय के साथ, और इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। जो म्यूजिक सुनिधि चौहान ने क्रिएट करके सुनिधि चौहान बनी, वो म्यूजिक सुनिधि चौहान ने खुद के लिए क्रिएट नहीं किया था। जिन लोगों ने वो म्यूजिक क्रिएट किया वो सुनिधि चौहान को पुश करना चाहते थे, वो शिल्पा राव को पुश नहीं करना चाहते थे, और इसके लिए शिल्पा राव कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। आपको जस्ट होप करना पड़ेगा कि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स आपको कंसिडर कर लें। और अगर आप देखोगे ये जवानी है दीवानी का एल्बम, राइट,
उसमें सुबहान अल्लाह गाने में 4 मिनट का वो गाना है, 3.5 मिनट तक वो गाना आई थिंक सिर्फ श्रीराम की आवाज में होता है। एंड देन अंत के 40 मिनट 40 सेकंड या 50 सेकंड की जो वॉइस है वो शिल्पा राव बनती है। वो वॉइस सुनिधि चौहान भी होती तो बुरा नहीं होता। प्रीतम उस टाइम पे उस वॉइस के लिए शिल्पा राव को कंसिडर कर रहे थे, एंड दैट्स द नेम ऑफ द गेम, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। अभी पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई है ब्रह्मास्त्र, उसका गाना है रसिया, राइट? तुषार जोशी ने बेहतरीन वे में गाना गाया है। और अगर आप अरिजीत सिंह का वर्जन सुन लोगे, तुषार जोशी का वर्जन सुन लोगे, फिल्म में तुषार जोशी की आवाज में है वो गाना। तुषार जोशी ने उस गाने को बेहतर वे में गाया है एज कंपेयर टू अरिजीत सिंह। लेकिन उसके बाद 1 साल बीत चुके हैं, तुषार जोशी को किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने कंसिडर तक नहीं किया है, कंसिडर तक नहीं किया है। एंड रसिया सॉन्ग इज द मेन सॉन्ग ऑफ द एल्बम। रसिया सॉन्ग जो मेन ब्रेक मिला है तुषार जोशी को, उसके बाद भी पिछले 1 साल से तुषार जोशी को की आवाज किसी ने नहीं सुनी है। नो बडी इज कंसर्न, ऑडियंस कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ऑडियंस को उसी में से एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उनको ऑफर होगा। ऑडियंस भी अरिजीत सिंह को सुनना चाहती है, और अरिजीत सिंह ने 50 और हिट्स गा दिए हैं प्रीतम द्वारा कंपोज किए हुए। दैट्स द नीड ऑफ द आवर, लोग भी वही सुनना चाहते हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो उनको पुश करना चाहती है, और इंडस्ट्री भी अरिजीत को पुश करना चाहती है। तुषार जोशी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो वेट एंड वॉच का गेम खेल लें और होप करें कि मे बी अरिजीत सिंह का टाइम फिजल आउट हो जाए, या कोई और म्यूजिक डायरेक्टर आए जो प्रीतम को राइवल कर सके और तुषार जोशी को अपनी वॉइस बनाए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता, वरना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अलीशा चिनॉय का केस देखोगे, ये सारे जो गाने अलीशा चिनॉय की आवाज में, सारे गाने बहुत बेहतरीन है, और ये सारे गाने अलका याग्निक की आवाज में भी उतने ही अच्छे होते हैं, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में भी उतने अच्छे होते हैं। तिनका तिनका जो गाना है फ्रॉम द फिल्म करम, या रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग फ्रॉम द फिल्म बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, जो अक्षय खन्ना के भाई राहुल खन्ना की फिल्म है, वो कितना मैजिकल सॉन्ग है, वो कितना मैजिकल सॉन्ग है, रंग रंग मेरे रंग रंग में, या इश्क दी गली विच नो एंट्री, या आज की रात। ये सारे गाने बहुत डिस्टिंक्टिव वे में अलीशा चिनॉय ने गाए हैं। लेकिन बहुत से लोग, इनफैक्ट जो लोगों ने उन फिल्म्स को थिएटर में भी देखा होगा, वो फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे कि अलीशा चिनॉय की वॉइस है, बिकॉज अलीशा चिनॉय उतनी ज्यादा प्रोलिफिक नहीं थी जितनी प्रोलिफिक अलका याग्निक थी। अलका याग्निक की आवाज को लोगों ने बार बार सुना और लोगों के रूह में बस गया कि ओके, दिस इज अ सर्टन वॉइस जो हर फिल्म में हमको सुनाई दे रहा है, दिस इज अ सर्टन वॉइस जो हर हीरोइन की वॉइस है, दिस इज सर्टेन वॉइस जो ब्लॉकबस्टर गाने, मेलोडियस गाने, दर्द भरे गानों की वॉइस है। एंड लोगों के मन में बस चुका था अलका याग्निक, दैट्स इट। उसके अलावा कविता कृष्णमूर्ति के साथ बीच में थोड़ा कविता कृष्णमूर्ति एक सर्टेन वे में अपने आप के लिए जगह बना पाए, लेकिन साधना सरगम और अलीशा चिनॉय को उनका ड्यू नहीं मिला। और अलीशा चिनॉय को फुल क्रेडिट टू शंकर एहसान लॉय, फुल क्रेडिट टू शंकर एहसान लॉय कि उन्होंने कजरारे कजरारे सॉन्ग अलीशा चिनॉय को दिया। अगेन कजरारे कजरारे सॉन्ग अगर आप टेक्निकली देखोगे तो नीड ऑफ द आर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गाना अलका याग्निक को ही मिलना था, बट ये शंकर एहसान लॉय की ही मानता थी, उनकी ग्रेटनेस थी कि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं अलीशा चिनॉय को आगे लाया जाए। बाद में शंकर एहसान लॉय ने उनको फ्रॉम द फिल्म झूम बराबर झूम का जो उन्होंने म्यूजिक क्रिएट किया, वहां पे भी उनको टिकट टू हॉलीवुड गाना दिया। सो शंकर एहसान लॉय डिड दैट फॉर अलका याग्निक। एक जनरेशनल सॉन्ग एटलीस्ट मिल गया अलीशा चिनॉय को, बट ये हर बार होगा, ये हर बार होगा। जो लोग वो म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, जो मैजिकल म्यूजिक डायरेक्टर्स उस मेलोडी को क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो आपको वॉइस नहीं बनाना चाहते अपनी एल्बम की, आप कुछ नहीं कर सकते। कितने भी सारे गामा जीत लो, कितने भी इंडियन आइडल जीत लो, कितना भी स्ट्रगल कर लो, कितनी भी वॉइस आपकी अच्छी हो, कितनी भी वॉइस आपकी डिस्टिंक्ट हो, those music directors who are creating that melody, they have to decide। और उनके मन में अगर आप नहीं उतरते हो, वो आपको पुश नहीं करना चाहते, फॉर एनी रीजन आप आगे नहीं आ सकते। इफ यू लुक एट मीका सिंह, मीका सिंह की वॉइस, मीका सिंह का जो रियाज है, वो किसी भी वे में सुखविंदर सिंह से ज्यादा बेटर नहीं है, वो किसी भी वे में दलेर मेहंदी से ज्यादा बेटर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीतम ने, विशाल शेखर ने, शंकर एहसान लॉय ने, हिमेश रेशमिया ने कहीं ना कहीं मीका सिंह को वॉइस बनाया। मीका सिंह को बहुत तगड़ी बैकिंग थी सलमान खान की, मीका सिंह को बहुत तगड़ी बैकिंग थी अक्षय कुमार की, जहां पे उनकी फिल्म्स में जो रॉक गाने आते थे, जो पार्टी के सॉन्ग्स आते थे, उसके लिए उन लोगों ने भी पर्सनली प्रीतम को बोला कि मीका सिंह की आवाज को लिया जाए, और मीका सिंह को एक वॉइस बनाया गया। ऑल्दो मीका सिंह की जो वॉइस है वो कोई बहुत डिस्टिंक्टिव वॉइस नहीं है, वो कोई बहुत बेहतरीन वॉइस नहीं है, फिर भी मीका सिंह के ऊपर प्रीतम, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर मेहरबान थे, सलमान खान, अक्षय कुमार मेहरबान थे, और मीका सिंह को पुश करना चाहते थे, इसलिए मीका सिंह उठकर कितने दूर आए। एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट। और ये हर बार ही होगा। अलीशा चिनॉय को किसी के लिए वो किसी ने नहीं किया। अगर आनंद मिलिंद जी होते, या फिर लेट्स से अनु मलिक होते, या लेट्स से जतिन ललित होते, इनमें से कोई भी होता जो अलीशा चिनॉय को पुश करना चाहता, तो अलीशा चिनॉय थोड़ा दूर आती। लेकिन किसी ने भी अलीशा चिनॉय को पुश नहीं किया। हर कोई चाहता था सिर्फ एक जो वॉइस जो इंडिया को पसंद आ चुकी थी अलका याग्निक की, वो अलका याग्निक को ही आगे लाना चाहते थे, अलका याग्निक ही आगे आई। जतिन ललित ने जो मैजिकल सॉन्ग क्रिएट किया था, बोले चूड़ियां, राइट, उसमें अगेन
अलका याग्निक को लिया गया एंड कविता कृष्णमूर्ति को लिया गया, उसमें उदित नारायण को लिया गया एंड सोनू निगम को लिया गया, बिकॉज ये वॉइसेस को एक्सेप्टेंस मिल चुका था। इन वॉइसेस ने मल्टीपल गाने गा लिए थे और ये वॉइसेस ही लोग सुनना चाहते थे। अगर आपको पता है, अगर डायरेक्टर को पता है, एक्टर्स को पता है, एक्ट्रेसेस को पता है कि यार एक मैजिकल सॉन्ग क्रिएट हो चुका है, तो डेफिनेटली वो लोग उसी वॉइस को ब्रेक देंगे उस गाने में, जो वॉइस ऑलरेडी एक सक्सेसफुल वॉइस है, लोगों की फेवरेट है। किसी भी ऐसे नए सिंगर को ब्रेक नहीं मिलने वाला जो कि उसको अच्छे से गा सकता है। जो अच्छे से गा सकता है उसको वो गाना नहीं मिलने वाला, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोग हैं उनको ही वो गाना मिलने वाला था है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बोले चूड़ियां अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति के जेब में गया और उदित नारायण और सोनू निगम की जेब में गया, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगर हो चुके थे। दैट्स इट। अलीशा चिनॉय भी कविता कृष्णमूर्ति का वर्जन गाती बोले चूड़ियां में, या अलका याग्निक का वर्जन गानी, तो भी वो गाना उतना ही मैजिकल होता, बट वो नहीं होने वाला था। जतिन ललित की फेवरेट थी अलका याग्निक, अनु मलिक की फेवरेट थी कहीं ना कहीं अलका याग्निक। उन्होंने ही जो मेन गाने दिए 90s में अलीशा चिनॉय को दिए, बट 95 के बाद अगेन अनु मलिक ने सारे गाने अलका याग्निक के लिए क्रिएट किए। सेम फॉर नदीम श्रवण। नदीम श्रवण तो वो तो कंप्लीटली मेस्मराइज थे विद अलका याग्निक। नदीम श्रवण ही मेन म्यूजिक डायरेक्टर थे 90s के, उन्होंने सारे गाने अलका याग्निक को दिए। सेम गोस फॉर आनंद मिलिंद एंड सेम गोस फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सेम गोस फॉर बप्पी लहरी। इन सारे लोगों ने 80s 90s 2000s में जो एल्बम्स क्रिएट किए वो सारे एल्बम्स अलका याग्निक के पास गए। देन कुछ गाने बचे वो कविता कृष्णमूर्ति के पास गए, किसी ने अलीशा चिनॉय को बैक नहीं किया। कजरारे कजरारे जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाने के बावजूद अलीशा चिनॉय को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद उनका कौन सा ब्लॉकबस्टर गाना आया, कौन सा ऐसा गाना आया जो कि सच में डिफाइनिंग सॉन्ग था एल्बम का? कजरारे कजरारे तो था डिफाइनिंग सॉन्ग, हेडलाइनिंग सॉन्ग बंटी और बबली का, लेकिन उसके बाद जो भी फिल्म्स के लिए गाने गाए अलीशा चिनॉय ने, वो कोई भी हेडलाइनिंग सॉन्ग नहीं गाया फिल्म का, राइट? एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। अगेन, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स उस मेलोडी को क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो आपको पुश नहीं करना चाहते, आप आगे आ नहीं सकते। कुछ नहीं किया जा सकता इसके लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं अलीशा चिनॉय इसकी वजह से अंडररेटेड रह गई, कहीं ना कहीं शिल्पा राव इसकी वजह से अंडररेटेड रह गई। आज की डे एंड एज में कहीं ना कहीं जुबिन नौटियाल इसकी वजह से अंडररेटेड हैं, एंड ये चीज बदली नहीं जा सकती। चलो बाय।